नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ हमारे प्यारे यूएई की। जी हाँ दोस्तों, हबीबी कम टू दुबई। अब इतना ज्यादा ईरान के हमले के बाद ये दुबई डूब गए वाला सीन हो गया है। और एक और खबर निकल के आ रही है, वो ये कि भाई साहब निकल के जा रहे हैं ओपेक से। जी हाँ दोस्तों, आज इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे क्या है ओपेक, क्या है ओपेक प्लस, काम क्या करती है, यूएई क्यों निकल के जा रहा है। क्योंकि आज दोस्तों आप और हमारी जनरेशन इस विश्व के अंदर ऐसी जनरेशन है जो ना देख ले वो कम है। आप ये समझ लीजिए, कहीं आप देख न लेंगे कोई उड़ता हुआ इंसान भी आपको नजर आ जाएगा इसी बीच में। आइए शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों। यूएई लीव्स ओपेक इन ब्लो टू ऑयल कार्टेल ड्यूरिंग वॉर ऑन ईरान। तो भाई बहुत लपेटा, बहुत बेइज्जती हो गई यूएई की। यूएई ने कहा हम बना रहे हैं दुबई, हम बनाते हैं, आओ हमारे यहाँ वीजा लो, हमारा वीजा सेफ, हर चीज बढ़िया। और ईरान ने क्या करा, ईरान ने इंजेक्शन लगा दिया, सबकी बैंड बजा दी और सबकी हो गई थू थू। अच्छा, थू थू होने से पहले यूएई के साथ सऊदी अरेबिया का एंगल भी हम इस लेक्चर के अंदर बताएंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ भी खटास पैदा है। बिग ब्रदर 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 में यहाँ पे जो है वो मुठभेड़ आप देखेंगे। यमन के अंदर हमने याद किया है, आपको याद होगा कि इल्जाम लगा था कि यूएई यहाँ पे जो है वो पहुंचा रहा है वेपन्स वगैरह, सऊदी अरेबिया बौरा गया था। और इस ओपेक के अंदर पूरा जो मामला चलता है वो चलता है सऊदी अरेबिया का। दोस्तों आपको बताऊं कि पहले ओपेक क्या है, क्योंकि ये सारा कुछ रायता समझने से पहले हमें बेस समझना पड़ेगा। फिलहाल आप खबरें देख सकते हो, यूएई लीव्स ओपेक इन ब्लो टू ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर्स ग्रुप तरफ ये चर्चा बनती है और पूरे विश्व के अंदर चर्चा बनती है। वजह क्या है वो तो समझेंगे, लेकिन ओपेक जानिए क्या है। ओपेक दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जैसा नाम कहता है कि कई सारी पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज हैं उनका एक समूह, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है। इसकी स्थापना हुई थी बगदाद के अंदर सन 1960 में। उस समय इसको स्थापित करने वाले कुछ देश थे, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला का नाम था। आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ओपेक का मिशन क्या, आप समझिए। उद्देश्य जो था, मेन कोर ऑब्जेक्टिव थे, वो ओपेक का मिशन ये था कि वो कोऑर्डिनेट करना चाहते थे सारे ऑयल प्राइसेस को अमंग मेंबर्स। अब बात समझो, यहाँ पे कहानी क्या होती है। कहानी ये होती है कि देखो, विश्व भर के अंदर अगर कोई चीज, आप डिमांड और सप्लाई को समझते होगे ना, क्या होती है डिमांड और सप्लाई। तो अगर मानो हम ऐसे लेना चले कि कोई चीज बहुत ज्यादा डिमांड में है और उसकी सप्लाई थोड़ी लिमिटेड है। सपोज की बात करें, हम इसी ही टर्म में बात करेंगे, अगल बगल नहीं लेके जाएंगे। अब पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं और पेट्रोलियम की डिमांड खूब है और उसकी सप्लाई लिमिटेड है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। क्लियर है। और अगर मान लीजिए कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जा रही है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उसका प्राइस घट जाएगा। तो यहाँ ये जो समूह है वो स्टेबलाइज करता रहता है ऑयल के प्राइसेस को। मतलब वोटैलिटी आपको देखने को मिलेगी। अपने हिसाब से ये इतना तेल भी नहीं निकाल के बेच देना चाहते कि इनके कुएं भी खाली हो जाए और साथ ही साथ जो है वो सस्ता इनका माल भी बिके। ठीक है ना। तो ये लोग अपने हिसाब से स्टेबलाइज करके चलते हैं ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को, सो दैट कि इनको इनके तेल का प्रॉपर प्राइस भी मिलता रहे और एक ऐसा माहौल बना रहे जिसमें इनके तेल की बहुत कम कीमत भी इनको ना मिले। इस प्रकार से करते हैं, लगातार सप्लाई मिलती रहे कंज्यूमर्स को, स्टेबल इनकम हो प्रोड्यूसर्स के लिए। ये सारी मेन जो बातें हैं वो करता है, कोर ऑब्जेक्टिव यही है। अच्छा, प्लस आप सोचेंगे क्या है, जो ओपेक प्लस से यूएई निकल के आ गया। तो दोस्तों ओपेक तो जो हो गया जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन 2016 के अंदर हमने देखा इसमें कुछ नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स भी इन्वॉल्व हो गए, जो ओपेक के साथ मिलके ओपेक प्लस को बनाने लगे। अब वो नॉन जो है ओपेक प्रोड्यूसर्स में नाम है रशिया का, कजाकिस्तान का, मेक्सिको का, ये देश और शामिल हो गए। और इसलिए ये कब बना, जब ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए थे। और ये इसलिए बना ताकि प्रॉपर कंट्रोल सप्लाई पहुंचती रहे पूरे विश्व के अंदर। बहरहाल इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य कहीं ना कहीं वही सेम ही है कि हम प्रोडक्शन जो है ओपेक के बियॉन्ड जो भी होगा उसमें हम कोऑर्डिनेट करके चलेंगे आपस में सारे देश। साथ ही साथ वही चीज स्टेबलाइज करेंगे जो ऑयल के प्राइसेस हैं पूरे विश्व के अंदर। और एक्सट्रीम प्राइड में वोटैलिटी ना आ जाए, कभी उछाल बहुत ज्यादा, कभी गिराव बहुत ज्यादा, वो ना आने लग जाए।
अब आप कहेंगे क्या पूरे विश्व के अंदर ये सभी देश मिला के कितना परसेंटेज ऑयल कार्टेल करते हैं? तो ओपेक प्लस कंट्रोल करता है 45% के आसपास ग्लोबल जो पूरे विश्व का ऑयल का आउटपुट है उसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब ओपेक काम कैसे करता है, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल से समझ लीजिए। देखो, ये प्रोडक्शन का कोटा सेट कर देता है कि देखो तुम देशों को इतना ही इतना प्रोड्यूस करना है, हर एक को कोटा सेट कर दिया, या पूरे जो है ओपेक का कोटा सेट कर दिया। और इसमें आप कहेंगे यूएई कितना करता था, तो यूएई करीब ग्रोस का 3.5 से 3.6 3.8 तक मिलियन बैरल जो है वो करता था। ठीक है ना, मेंबर्स आउटपुट अपने हिसाब से कलेक्टिवली एडजस्ट कर लेते हैं कि तुम इतना करोगे, तुम इतना करोगे, पूरा का कोटा इतना होना चाहिए। तो ये कार्टर के तरीके काम करते हैं, तो करीब 35 से 40% पूरे विश्व के तेल को कंट्रोल करता है। आप इसको समझिए। 1970s की बात करें तो उस समय बहुत ही पीक पावर पे थे ऑयल शॉक्स, प्राइस कंट्रोल। 2000 आते आते इन्फ्लुएंस जो है यूएस के शेल ऑयल पे रिड्यूस हो गया, इंटरनल डिसएग्रीमेंट हुए, कोटा चीटिंग वगैरह होने लगी। अब आप क्या है, आखिरकार यूएई के जाने से फर्क पड़ेगा क्या? सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कौन है दोस्तों? आप यकीन नहीं करेंगे, ये पगला ट्रंप वाला यूएस सबसे ज्यादा शेल ऑयल प्रोड्यूस करने में, सबसे ज्यादा समझिए प्रोडक्शन यूएस ही करता है। प्रोडक्शन करने में बहुत आगे है। हालांकि भंडार की बात नहीं कर रही हूं मैं, प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। बात आती है आपके दिमाग में कि इतना बढ़िया सब कुछ है, यूएई को अचानक से क्या हो गया जो ये जो है ओपेक छोड़ने को तैयार हो रहा है, और उनकी आखिर मंशा क्या है? दोस्तों कई वजह है। वजह में सबसे पहले बताएं तो डिसीजन जो यूएई का है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, एग्जिस्ट करने का ओपेक और ओपेक प्लस से, जो कि आने वाली 1 मई 2026 से हो जाएगा। ये कोई एनर्जी की सिर्फ स्टोरी नहीं, इस बारे में आप मत आइएगा, इसमें पूरा पूरा एक जियो पॉलिटिकल रप्चर है। सब कुछ समझ लीजिए, अंदर से इन सभी भाई देश प्यार सब एक तरीके से खत्म है। आप ये समझ लीजिए, ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं, आप समझिएगा पावर की भी कहानी है। मैं इसको इस रेफरेंस में, सऊदी अरेबिया के रेफरेंस में जब आपके साथ डिस्कस करूंगी ना, तब आप समझोगे मामला है क्या। ओपेक अपने ही आपस में, इनका कहना है, अंदर से ही कमजोर हो रहा है, स्ट्रेस में चल रहा है। ऑयल मार्केट इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती चली जा रही है और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है नहीं। अभी आप खुद ही समझ लो, ओपेक का तो क्या है क्या, एक जो बड़े बड़े बायर्स हैं, जैसे हम बात करें इंडिया की, चाइना की, तो वो कहाँ कहाँ भाग रहे हैं भाई, रशिया से ले रहे हैं, उधर देखो ईरान से लिए पड़े हैं, और इधर बताओ यूएस अपने तेल बेचने को रेडी है। तो ये ओपेक वाली जो अपना खुद ही नहीं बेच पा रही है कंट्रीज, क्या कर रही है भाई? इस समय तो ये हालत है, जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है तब से इनके तेल को बेचने की ही बहुत बड़ी मुश्किल चली पड़ी है ना। आज के टाइम की कहानी अलग हो रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि देखो कोटा सिस्टम जो बात करिए, मेन मुद्दा यहाँ पे दो है, एक सऊदी अरेबिया का, एक दूसरा कोटा सिस्टम का। कोटा सिस्टम क्या कि भैया ओपेक ने कह दिया कि इतना ही प्रोड्यूस तुमको करना है, as simple as that। तो तुमको सबको मानना है, अपने अपने हिसाब से इतना प्रोड्यूस करना है। यूएई यहाँ चाहता है कि भैया हम जब ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी इतने बढ़िया चल रहे हैं, काहे का कोटा सिस्टम? फ्रस्ट्रेशन है इसके मन में यही बात को लेके कि हमारे ऊपर तुम प्रोडक्शन की लिमिट लगाते हो, हमें ये लिमिट नहीं चाहिए, हमें बहुत प्रोड्यूस करना है, और प्रोड्यूस करके हमें पैसा कमाना है, हमारी मर्जी। हम इस ग्रुप के अंदर फर्जी फंसे हैं कि हमें इतने ही प्रोड्यूस करना है, हम इतने ही बेच सकते हैं। क्यों भाई, क्यों? हमें अपनी मर्जी से बेचना है। इन्होंने बहुत ज्यादा अपने देश के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है दोस्तों, ऑयल की कैपेसिटी को एक्सपैंड करने को, और वो एक्सपैंड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लिमिट मिल गई कि तुम भैया इतने ही प्रोड्यूस कर पाओगे, इससे नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, भाई लो पकड़ो। अभी ये इनके हाथ पैर बंद जाते हैं। तो ओपेक का जो कोटा है, ये इन्हें प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, जो की बात है। तो इससे क्या है, इन्हें कोटा और ज्यादा करना है। साथ ही साथ एक बात मैं और बता दूं, सऊदी अरेबिया के साथ जो क्लैशेस है, जैसे मैंने आपको बताया, ये हिडन बात है और ये बात सच है बिल्कुल, कि जब अभी सऊदी अरेबिया के साथ आपने इनके क्लैशेस देखे थे, जब हाल फिलहाल एक दिक्कत पैदा हुई थी जिसमें सऊदी और यूएई, सऊदी ने यूएई को डांट दिया था, है ना, सब उड़ा दी थी चीजें, वेपन प्रोवाइड हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। सऊदी के अंदर एक येमन को लेकर जो उनकी मजबूती, वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, और अपने आप को खैर दादा भी समझता है। इन सब में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो प्रोडक्शन चीजें सब इन्हीं के ही हाथ में है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये रीजनल पावर की भी दिक्कत है। ओपेक इफेक्टिवली लीड करता है सऊदी अरेबिया, मेन जो मुद्दा, जो हेड है ओपेक को सब कुछ देख रेख करने वाला, अपनी चलाने वाला, वो
है सऊदी अरेबिया। और यूएई लगातार ये कह रहा है भैया हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, हम क्यों किसी के अंदर रहें। हालांकि ये आपस में भाई बंधु बताते हैं, लेकिन अंदर जो राइवलरी है वो अब निकल के आ रही है और आगे ये बढ़ती ही चली जाएगी, बात माने या माना आने। डिफरेंसेस आपको यमन की वॉर स्ट्रेटेजी में देखने को मिलेंगे, ऑयल प्राइस को लेकर डिसएग्रीमेंट देखने को मिलेंगे और कंपटीशन जो रीजनल इन्फ्लुएंस का है ये भी देखने को मिलेंगे, समझ गए ना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू पैदा हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, जो ईरान के साथ वॉर हुई है इससे डिसीजन और तेज बढ़ा। टाइमिंग कुछ इस प्रकार से है, जब इस समय ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज समझ लीजिए ब्लॉकेड है, बेच पा नहीं रहे हैं। ईरानी की मैं बात कर लूं तो इनके मार तेल के जो भंडार है, इसके अंदर जो पाइप में भरा तेल है, ये इधर उधर क्यों भाग रहे हैं भैया, मैनेज करो चीजें, नहीं मैनेज होगी तो फट जाएगा सब मामला। इनको भी बेचना है, 550 मिलियन पर डॉलर पर डे का इनको नुकसान है ना। तो ऑयल प्राइसेस 100 के ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं, अब उनका कोटा उसको आ रही, बेचे कहे ना बेचे भाई, हमारा $100 ऐसे ही हो गया, हम कोटा लगा के बैठे, हमारे पास सारी कैपेसिटी है, नहीं हम कोटा लगा के बैठे। तो वही वाली बात है कि घर में तुमने सब्जी उगाई, अब सब्जी तुम्हारी धड़ाधड़ बिक रही है, तुमने टमाटर उगाया, टमाटर का रेट पहुंच गया 100 रुपए किलो, और तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो वो कह रहा है नहीं तुम 5 किलो से ज्यादा टमाटर उगाओगे नहीं, और तुम्हारे पास कैपेसिटी है 50 किलो टमाटर उगाने की, तो तुम्हारा मूड भी खराब होगा। यूएई तो वैसे भी भाई पैसा कमाना चाहता है बहुत कायदे से। यूएई कहता है भैया मुझे पैसा चाहिए, मेरी जो इकोनॉमी है एकदम बम्पर जानी चाहिए, मुझे शांति इसलिए बना के रखनी है क्योंकि हमको बनाना कमाना है पैसा। तो सप्लाई चेन डिस्टेबलाइज, और ऐसे केसेस में यूएई ने भैया कहा है कि भैया कोटा पे रहोगे तो समझ लो फिर जो है ऑलरेडी जब प्राइसेस हाई है तो काहे के लिए कोटा पोटा लगा के रखा हुआ है तुमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए। और दूसरा कुछ ये भी कहना है कि यूएस की तरफ और इजराइल की तरफ शिफ्ट है और यही सब बातें हैं जिससे भाई एग्जिट। अच्छा, कहानी यहाँ से दिखती नहीं। अब आप ये समझिएगा कि अगर यूएई यहाँ से निकला तो आप ये समझिए ओपेक की और कंट्रीज के लिए भी ये बढ़ावा होगा, और भी कंट्रीज अपने अपने ये ना एक कदम, जब आपने शादी बारातों में देखा होगा ना कि शादी बारातों में क्या होता है कि भाई एक आदमी खाना खाने के लिए उठता है तब बाकी लोग उठते हैं, कहते हैं अरे अकेले क्या जाए, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो हो सकता है कि एक आदमी ने कदम उठाया है, कई सारे और यहाँ से एग्जिट मारे हम फ्यूचर में देख सकते हैं, जिससे ओपेक की क्रेडिबिलिटी और ओपेक आने वाले टाइम पे बहुत बुरी हालत में चला जाएगा। यूएई इस बात को समझ रहा है, सब इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रहे हैं। जैसे यूएस कहता है कि भैया निकालो बेचो, पहले तो हम यूएस सेव करके चलता था अपना तेल, कहता था कि भाई सेव करके चलो, आगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर में जब सारे ये गल्फ नेशंस अपना तेल बेच देंगे, तेल की कमी होगी, तब हम बेच के पैसा कमाएंगे। लेकिन अब यूएस समझ में आने लग गया कि भैया बेचो बेचो फटाफट, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग जो जा रहे हैं कि मैं सूरज से बिजली बना लेंगे और वहां यूरेनियम से बिजली बना लेंगे और क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस हटा देंगे और इथेनॉल मिला देंगे और फलाना कर देंगे पक्कड़ कर देंगे, तो हमारे तेल की तो बेल बन जाएगी। बेचो जितना बेच सकते हो और खत्म कर दो सारे भंडार को, इलेक्ट्रिक जब होगा तब देखा जाएगा। और यूएई को भी समझ में आ रहा है कि ओटो कोटे के चक्कर में जो पैसा अभी नोटे हम बटोर रहे हैं वो भी नहीं बटोर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है एनर्जी मिक्स में, ये सिर्फ कोटा तक नहीं सीमित रहना चाहता है और ओपेक को लीव करके चाहेगा कि भैया फ्यूचर में प्रॉफिट कमाए अपनी इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना। अच्छा, विश्व के लिए क्या इसके मायने हैं, देखो इमीडिएट इफेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो लिमिटेड शॉर्ट टर्म शॉक आपको देखने को मिलेगा, वॉल ऑलरेडी सप्लाई को डिस्टर्ब करके बैठी हुई है, प्राइस वोलेटाइल रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हो सकता है ओपेक का कंट्रोल ग्लोबल ऑयल की सप्लाई से कम हो जाएगा, रिस्क तो प्राइस का है वो यहाँ पे वॉर के बाद रिस्क बढ़ सकता है और पॉसिबल फ्रैगमेंटेशन भी हो सकता है ओपेक के और देशों में, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी आप क्या राय है इस बारे में लेके जरूर मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस छोटे से चैनल को अगर आप चाहे कोई डोनेट करना तो मेरे काम में मुझे डोनेट कर सकते हैं इस क्यूआर को स्कैन करके। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, ये है कोटक महिंद्रा का वो नंबर जिसमें अगर आप एलआईसी अपनी किसी भी प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स या फिर किसी भी चीज से आप अपना एसआईपीस कराते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताते हो तो। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हर जगह फॉलो करिए। एमसीक्यूज, शॉर्ट्स, रील्स, काफी चीजें आपको मिलती रहेंगी जो कि आपकी नॉलेज की होगी इंक्लूडिंग पीडीएफ। बाकी ज्वाइन कर सकते हैं आप मेंबरशिप को और सपोर्ट कर सकते हैं प्रसन्ना जी को मेरे काम में। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।